हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 28 ऑफ जनवरी 2025। 28 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को आपका यूट्यूब चैनल खोलना है। वहाँ पे सर्च बार में लिखना है द स्टडी टेक। इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। सबसे ऊपर में ही आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको क्लिक करके इस तरीके से खोल लेना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर आप लोग नीचे जाकर देखना चाहें तो आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप के वीडियोस मैंने सेट कर रखे हैं। शॉर्ट भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, नॉलेजेबल शॉर्ट्स आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहता हूँ। ओके, और वीडियो हमारा चलता रहता है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। ओके, सो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन और लिंक्स के ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 लिंक्स मैंने आप लोगों के लिए ले रखा है। पहला जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है। दूसरा वाला जो लिंक है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसमें आप लोगों को द हिंदू का न्यूज़पेपर साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर भी मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है जहाँ से आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए। ऐसा कुछ मैं आप लोगों को खोल कर दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ये डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के ऊपर लेके आएगा। और अभी इसके अंदर 3 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 28 जनवरी का यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है वो अपलोड हो चुका है। आप लोग यहाँ से जाके एक्सेस ले सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूज़पेपर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एरोप्लेन मोड को ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग फटाफट न्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। ओके, पहले पेज की तरफ मूव करते हैं। पहले पेज की तरफ 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको डिस्कस करना है। फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स इशू वीज़ाज। ओके, देखिए इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और फॉरेन मिनिस्टर चाइनीज़ के वांग ली, इन्होंने बातचीत की है और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स इनके द्वारा रिबिल्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के जो टाइज़ हैं उसको यहाँ पे रिबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो 4 इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए हैं। पहला दैट इज़ इंडिया और चाइना के बीच में जो डायरेक्ट फ़्लाइट है उसको रिज्यूम करने की बात की गई है। दूसरा, वीज़ा सर्विस को वापस से रीस्टार्ट करने की बात की गई है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज को यहाँ पे वापस से रिज्यूम करेंगे। और चौथा, यहाँ पे जो भी मानसरोवर यात्रा के लिए पिलग्रिम्स हैं उनको यहाँ पे एक्सेस देने की बात की गई है। ओके, सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट मीटिंग एज वी ऑल नो। ओके, और इंडिया और चाइना के जो यहाँ पे रिलेशंस है, अगर हमें उसमें टाइज अगर वापस से सुधारने हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, उत्तराखंड adopts uniform civil code, launches portal। ओके, देखिए उत्तराखंड became the first Indian state to fully adopt the uniform civil code। यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पे उत्तराखंड अडॉप्ट कर चुका है। ओके, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम लिख लीजिएगा, पुष्कर सिंह धामी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों से ऐसा पूछा जाए कि विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उत्तराखंड आप लोग बेधड़क क्लिक कर सकते हैं। ओके, इन्होंने ऑफिशियली मंडे को यहाँ पे रोल आउट किया है UCC का फॉर ऑल द रेसिडेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, जितने भी स्टेट के रेसिडेंट्स होंगे उनके लिए ये है। और एक्सेप्शंस कौन कौन है,
शेड्यूल्ड ट्राइब, साथ ही साथ जो लोग वहाँ से माइग्रेट हो गए हैं, स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में चले गए हैं, उनके लिए ये एक्सेप्शन है। विथ दिस उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उत्तराखंड के जो असेंबली है उसमें यूसीसी जो बिल है वो फरवरी में पास हुई थी। और आप लोगों को जैसा कि नाम के थ्रू ही पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है पूरे ही स्टेट में, मतलब कि एक जैसा कानून। ओके, किसी भी कम्युनिटी के लिए अलग कानून नहीं होगा, सबके लिए सिमिलर कानून होगा, सबके लिए सिमिलर पॉलिसीज़ लाई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की है कि हलाला, इद्दत तलाक जैसी चीज़ें परफॉर्म हुआ करती थी, अब वो सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी। ओके, और इसकी के अंदर यूसीसी के अंदर यहाँ पे वुमेंस को इक्वल राइट्स देने की बात की गई है। कुछ ऐसे भी अभी भी जगह हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वुमेंस को इक्वल राइट नहीं मिलता है, वहाँ पे वुमेंस बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इक्वल राइट्स देगा वुमेन को। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का जो चीज़ें थी, मतलब कि गर्ल्स चाइल्ड को जो प्रॉपर्टी नहीं मिलता था वो भी अब नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को भी प्रॉपर्टी मिलेगा। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड की सरकार ने यहाँ पे एक पोर्टल का लॉन्च किया है, दैट इज़ ucc.uk.government.in। ये पोर्टल का लॉन्च किया है उन्होंने। ओके, यहाँ पे जाके आप इस चीज़ के एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने कंप्लेंट्स को। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ट्रंप ऑन फोन, सेज कमिटेड टू अ ट्रस्टेड पार्टनरशिप। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी से बात की है मंडे को, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन अज्यूमिंग द हिस्टोरिक सेकेंड टर्म इन द ऑफिस। ओके, और दोनों साइड ने यहाँ पे एग्री किया है कि दोनों साइड आगे टुवर्ड्स ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटीज़ एंड प्रोस्पेरिटी की तरफ काम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैंने पहले से 2-3 या 4 दिन हो गए मुझे बताए हुए कि यूएस जो प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किए गए हैं वो कौन सा प्रेसिडेंट है, प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा प्रेसिडेंट है ये प्लीज़ आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पेज के नीचे में एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है। 15 कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ हैं, यहाँ पे एरो इंडिया शो जो कि बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन पे होने वाला है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और फ्रांस अगेन इस शो को लीड करेगा विथ 35 एग्जीबिटर। ओके, सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रांस के बाद सेकंड पोजीशन पे, पहला पोजीशन आप लोग लिख लीजिए फ्रांस, सेकंड पोजीशन पे यूएस, थर्ड पोजीशन पे जर्मनी। उसके बाद कुछ और स्टेट्स हैं, कुछ और कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इटली, रशिया, यूके, इसराइल, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाक रिपब्लिक, श्रीलंका, सिंगापुर, ताइवान। तो इन सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है फॉर द इवेंट विच आर गोइंग टू बी टेक प्लेस इन बिटवीन फरवरी 10 to 14। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा आप लोगों के, आपसे हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ओके, यूएस के कितने एग्जीबिटर आ रहे हैं ये भी हो सकता है पूछा जाए, 27। जर्मनी के कितने आ रहे हैं, 22। और फ्रांस के कितने आ रहे हैं, 35। तो 35 यहाँ पे फ्रांस अब तक का लार्जेस्ट एग्जीबिटर है। और पिछला जो एडिशन हुआ था उसमें भी फ्रांस टॉप एग्जीबिटर था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन, पहला एडिटोरियल को आप लोग स्किप कर सकते हैं। मूविंग टू द सेकंड एडिटोरियल, द यूनियन बजट एज अ टर्निंग पॉइंट फॉर क्लाइमेट एक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है जिसमें आप लोगों को बजट एलोकेशन के बारे में पता चलेगा कि क्लाइमेट में कितना बजट मिलने चाहिए, कितना मिला है, पहले कैसी चीज़ें चल रही थी, कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी जो निगाहें होंगी वो किन के तरफ होंगी, यूनियन होम मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की तरफ होंगी, क्योंकि 1 फरवरी को वो अपना बजट प्रेजेंट करने वाली हैं। ओके, और जैसा कि आप लोगों ने देखा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमने देखे हैं, कुछ माउंटिंग प्रेशर्स हमने देखे हैं, तो कुछ जो हमने कमिटमेंट्स की हैं उसके तरफ ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होने चाहिए। ओके, तो अगले 5 साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2030 तक हमारा जो पहला कमिटमेंट है कि हम 500 गीगावाट का जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे, वो हम कमिट करने वाले हैं। तो उसके तरफ ये पहला स्टेप होगा जो कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ऑथर ने मेंशन की, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंडिया का पहला इंटीम नेट जीरो टारगेट हम अचीव करेंगे तो एक डिसिसिव स्टेप्स हमें लेने होंगे ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके,
तो कुछ प्रीवियस बजट में कुछ चीज़ें की गई थी, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन, जैसे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी एंड इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमें ये तो पता है कि क्लाइमेट की तरफ एक्शन लेने चाहिए, लेकिन और तेज़ी से हमें उसके तरफ इन्हांस करना होगा और तेज़ी से हमें इसके तरफ टेक्नोलॉजीज़ को मूव करना होगा। ओके, क्योंकि अभी के डेट में अगर आप देखें तो प्रेजेंट में हमने सिर्फ 203.18 गीगावाट अचीव किया है। ठीक है, और हमें अचीव कितना करना है? 500। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से हमें 500 अचीव करना है और हमने अभी तक कितना किया है? 203.18 गीगावाट। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये आप लोग यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है इस आर्टिकल में, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी चाहिए उसको यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे सब डिविजन है। ठीक है, ये पहला डिवीज़न हो गया, ये दूसरा डिवीज़न हो गया और ये तीसरा डिवीज़न हो गया। इनको हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे तो वही आप लोगों को मतलब मिलेगा। ओके, अगर हमें इंडिया के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करना है तो ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना को हमें एक बार कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो इस स्कीम की वजह से लगभग 1.45 करोड़ के आसपास रजिस्ट्रेशन है तो सही, लेकिन कंप्लीटली अगर आप इंस्टॉल्ड देखें तो ये कितना है? 6.34 लाख इंस्टॉलेशन अब तक हुए हैं, जो कि टोटल का कितना है? 4.37%। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंप्लीमेंटेशन गैप हमें बनता हुआ देखने को मिला है। ओके, और इसी गैप को रिड्यूस करने के लिए, इसी गैप को एड्रेस करने के लिए हमें बजट में मल्टी प्रोलॉन्ज्ड अप्रोच की ज़रूरत है। वो कुछ इस प्रकार होंगे। पहला यहाँ पे अप्रोच बताया है, फिजिकल एलोकेशन को अलाउ करना चाहिए, विच शुड बी प्रायोरिटाइज द रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी मॉडल, विच इज इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोहिबिटिव अपफ्रंट कॉस्ट इनटू मैनेजेबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, लोअर इनकम हाउस होल्ड्स के लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, जो कि यहाँ पे अपफ्रंट जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके मैनेजेबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, और इट विल बी कन्वर्टेड, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड क्रेडिट ग्रांट्स। ठीक है, सेकंड इंस्टेंट में यहाँ पे सेकंड स्टेप में ऑथर ने बताया है कि बजट में क्या होना चाहिए। बजट में पीएलआई जो स्कोप्स हैं उसको यहाँ पे एक्सपैंड करना होगा, पीएलआई स्कोप्स को यहाँ पे एक्सपैंड करना होगा, वेयर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फुलफिल्स ओनली 40% ऑफ द करेंट रिक्वायरमेंट। नाउ इससे होगा क्या? दिस एक्सपेंशन वुड बूस्ट अप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इससे क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको यहाँ पे बूस्टअप मिलेगा एंड क्रिएट इकोनॉमीज ऑन स्केल्स। ठीक है, जो इकोनॉमीज है उसमें भी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ओके, तीसरे स्टैंड्स में ऑथर ने बताया कि हमें और क्या यहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए। इंडिया का जो वास्ट रेलवे नेटवर्क है, इट ऑफर्स अनटैप पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ये अनटैप करता है। ओके, और एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जो रेलवे का जो एक्सटेंसिव लैंड बैंक है और ट्रैक कॉरिडोर्स हैं, इसमें हम कितना 5 गीगावाट ऑफ सोलर एंड विंड इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बजट में हमें जो इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स हैं उसको लेके आना होगा, अगर हमें इस अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करना है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑथर ने अच्छे से हाईलाइट किया है। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऑथर ने बताया है, दैट इज CBAM के बारे में बताया है, जो कि यहाँ पे इफेक्ट में कब से आएगा? 1 जनवरी 2026 से आएगा। ओके, इसमें अर्जेंट बजटरी इंटरवेंशन की बात की है टू प्रोटेक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को प्रोटेक्ट करना है तो हमें इसमें अर्जेंटली बजट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है ऑफ CBAM प्रोडक्ट ऑन EU, ये यहाँ पे $8.22 बिलियन के आसपास होने वाला है एनुअली। ओके, और अगर आप देखें ये इतना हो जाएगा तो इसमें कार्बन लेविस कितना होगा? 20 से 50% के आसपास होगा। ओके, जो कि एक एसेंशियल चैलेंज क्रिएट करेगा किसके लिए? इंडिया के MSEMEs के लिए, माइक्रोस्कॉम एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग GDP में 30% होता है और एक्सपोर्ट में लगभग 40% के आसपास होता है। तो आप लोग को देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बजट मस्ट ऑल्सो एक्सेलरेट इंडियाज ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि 2050 तक अगर हम देखें सर्कुलर इकोनॉमी को अगर हम प्रमोट करते हैं, एक रिसेंट स्टडी से हमें पता चलता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो 40 लाख करोड़ के आसपास की हमें एनुअल प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। ओके, साथ ही साथ ना ही केवल सिर्फ ये प्रॉफिट बल्कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हमें 44% के आसपास कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑथर ने बताई हैं उसके तरफ हमें
काम करना होगा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पे क्लाइमेट रिजिलियंट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है। इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रिमेन्स रॉन्गली लो, ठीक है, तो इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ये अभी भी लो है। अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI 2023-24 एनुअल रिपोर्ट इट डिक्लाइन फ्रॉम 4% से 2023 में अगर आप देखें तो ये 4%, नाउ इट डिक्लाइन टू 3.7% इन 2024। ओके, तो इस चैलेंज को ये एड्रेस करने के लिए हमें क्या करने होंगे, हमें जो टैक्स है उसमें हमें यहाँ पे टैक्स डिडक्शन हमें ऑफर करना होगा इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है, ऑन इनकम फ्रॉम द क्लाइमेट लिंक पॉलिसीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होगा, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है। Fifth important point, that is some estimate indicate that standardizing green finance definition could help build investor confidence and help India get part of the 162.5 trillion $2.5 trillion needed to achieve national determined contribution by 2030, ठीक है, तो इतना के आसपास इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द स्टेप विच हैज़ बिन हाईलाइटेड बाय द ऑथर कि अगर हमें कुछ अगर क्लाइमेट एक्शन की तरफ अगर हमें सही से काम करना है तो इन स्टेप्स के ऊपर हमें काम करने होंगे। होप आप लोगों को ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। किसी भी स्टेप्स में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ऑन है। ओके, ओपिनियन सेक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। वाइल द फाइनेंशियल ईयर 2026 बजट रिवर्स द डिक्लाइन इन सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, क्या फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो बजट है ये सोशल सेक्टर में जो स्पेंडिंग्स में हमने कंटिन्यूस डिक्लाइन देखने को मिला है, क्या उस चीज़ को वो रिवर्स कर सकता है? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा, जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ बजट का एलोकेशंस बहुत अच्छा है स्कीम्स में, या फिर रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में, या फिर हेल्थ, या फिर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन की फील्ड में, इसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ईयर ऑन ईयर जो सोशल सेक्टर्स हैं उसमें कितना गवर्नमेंट स्पेंड करती है, ठीक है, और कितना किया जा करता था, मतलब उस टाइम पे कितना था और अभी कितना है, ये आप लोगों को पता चलेगा। तो ये आंकड़े आप लोगों को 2019 के बाद से लेकर आप तक का ये आंकड़े आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। द शेयर ऑफ यूनियन बजट एलोकेटेड फॉर सोशल सेक्टर हैज़ रैपिडली डिक्लाइन इन द रिसेंट ईयर, ठीक है। रिसेंट ईयर में हमने देखा है कि इसमें गिरावट देखने को मिला है एलोकेशंस में, ठीक है। इन एलोकेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में गिरावट देखने को मिला है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर्स में भी हमें गिरावट देखने को मिला है। या तो गिरावट है या तो आंकड़े स्टैंडेंट है, मतलब बराबर है ना, कोई ज़्यादा हमें इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिला है। जैसा कि यहाँ पर टेबल वन हम अगर इसको पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोग इस चीज़ को देखें बस। ओके, 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हेल्थ में कितना स्पेंडिंग किया गया था, एलोकेशन किया गया था 2.47%, रूरल डेवलपमेंट में 6.3%, हायर एजुकेशन में 1.57%, स्कूल एजुकेशन में 2.18% और सोशल वेलफेयर्स में 1.75%। ये 2018 में इतने स्पेंडिंग्स किए गए थे, इतने परसेंट स्पेंडिंग्स किए गए थे। अब ये कंटिन्यूस आप देखेंगे कि ये डाटा कितने तक दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक दिया गया है। हेल्थ में कितना गिरा, ये गिर के कितना आ गया, 1.85% पे आ गया। नाउ रूरल डेवलपमेंट में अर्लियर इट वाज कितना था, इट वाज 6.3, नाउ इट गोज डाउन टू 5.51%, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन में आप देखेंगे 0.99 हो गया, स्कूल एजुकेशन में 1.51 हो गया, सोशल वेलफेयर्स में आप देखेंगे ये 1.17 हो गया। तो सारे जो स्कीम्स हैं उसमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, ठीक है, उसमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ये आप लोग यहाँ पे टेबल 1 के माध्यम से समझ सकते हैं। टेबल 2 के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि किस किस जगह किस किस स्कीम में हमें गिरावट देखने को मिला है। रूरल डेवलपमेंट की कौन सी स्कीम में गिरावट देखने को मिला है, हेल्थ की कौन सी स्कीम में, स्कूल एजुकेशन की कौन सी चीज़ों में गिरावट देखने को मिली है, हायर एजुकेशन की कौन से यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाटा आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2019 है और फाइनेंशियल ईयर 2025 है, यहाँ से डाटा को यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये डाटा को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं आप लोग और आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि किस में गिरावट है, किस में डाटा स्टैंगेंट है और किस में यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिला है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ अगर आप फोकस करें तो ये अर्लियर इट वॉज 0.83% का एलोकेशन था, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1.13%, ये आप लोग देख सकते हैं। हेल्थ में 0.9% था, नाउ इट हैज़ बीन केम डाउन टू 0.15, ठीक है। तो सॉरी ये इंक्रीज हुआ है 0.15 इंक्रीज हुआ है, 0.09 था ये,
ओके, स्कूल एजुकेशन में वही सारे आंकड़े आप देख सकते हैं और हायर एजुकेशन में सेम ऐसी चीज़ों को बताया गया है। तो जो चीज़ें हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं ना, वो चीज़ें हम यहाँ से नहीं समझ सकते हैं, यहाँ से नहीं समझ सकते। इसलिए चार्ट को अगर आप एक बार देख लें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। डज काउ यूरिन हैव एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़? क्या काउ के यूरिन में एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं? देखिए, कुछ स्टडी बताते हैं, कुछ स्टडी नहीं बताते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे रिसेंट क्लेम किया गया है आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी के द्वारा। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि काऊ का जो यूरिन होता है इट हैड एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ एट गौशाला इन वेस्ट मम्बाला इन चेन्नई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इनके तरफ से जो दिया हुआ स्टेटमेंट था वो अभी आज के डेट में न्यूज़ में आ गया। इनका कहना था कि ये एंटी इन्फेक्टिव है, काऊ यूरिन एंटी इफेक्टिव है। हालांकि कुछ ऐसे स्टडीज़ हैं जिससे हमें पता चलता है, पहले भी किए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि काऊ एंटी इन्फेक्टिव, काऊ का जो यूरिन है वो एंटी इन्फेक्टिव यूरिन नहीं है। ओके, मतलब कि एंटी इफेक्टिव नहीं है। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, जो मिथ्स हैं जो चलती आ रही हैं, जैसे कि रिलीजियस कुछ चीज़ें चलती आती हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ पीना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पीना चाहिए। हालांकि ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिफिकली ऐसा प्रूव अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 2022 की जो स्टडीज़ है हम उसको भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि काऊ के जो यूरिन है उसमें लगभग 14 टाइप के हार्मफुल बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। मिथ से साइंटिस्ट जो होते हैं वो जुड़े हुए नहीं होते, साइंटिस्ट प्रूफ के ऊपर होते हैं। ठीक है, वो रिसर्च करेंगे और वो पाया गया तो भाई उस चीज़ को मानते हैं, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो रिसर्च इज़ डिफरेंट एंड मिथ्स एंड आपके जो रिलीजियस चीज़ें हैं दैट आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या जो गाय का यूरिन होता है क्या इट इज़ वेरी गुड, इज़ इट गुड और इट इज़ बैड? ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, एक पेपर का टाइटल आप लोग लिख लीजिए जिसका नाम है पेप्टाइड प्रोफाइलिंग इन काउ यूरिन रिवील्स मॉलिक्यूलर सिग्नेचर ऑफ फिजियोलॉजी डिफरेंट पाथवे एंड इन सिलिको प्रिडिक्टेड बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज़। ओके, इसको पब्लिश किया गया था 14 जून 2021 को। किसमें? नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में। ओके, द रिसर्चर हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड प्रेजेंटेड देयर फाइंडिंग्स। जो इनके रिसर्चर्स हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी जो फाइंडिंग्स है उसको यहाँ पे प्रेजेंट किए। नेचर आप लोगों को पता होना चाहिए यूएस का टॉप जर्नल्स है। ओके, और नेचर साइंटिफिक जो रिसर्च है, ये जो रिपोर्ट है, ये दोनों अलग अलग है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, नेचर और नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट ये दोनों अलग अलग जर्नल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अंकित असूले विच इज़ एसोसिएट ऑफ प्रोफेसर एट होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इन मुंबई, इन्होंने द हिंदू को कहा दैट देयर आर ऑल्सो सिमिलर स्टडीज अबाउट डोंकी यूरिन। ठीक है, डोंकी के जो यूरिन है उसके ऊपर भी सिमिलर स्टडीज कंडक्ट करवाई गई है। एसेंशियली ऑल मैमल्स पास सम पेप्टाइड्स इन देयर यूरिन एंड दोज पेप्टाइड्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंडिकेशन अबाउट द हेल्थ ऑफ दैट इंडिविजुअल। मतलब कि एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास अगर आप जाइएगा तो 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, एक तो हो गया ब्लड का टेस्ट करवाइए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमी है तो वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा यूरिन। ओके, यूरिन से इंसान की जो हेल्थ है वो भी पता चल जाती है, क्या कुछ कमी है वो भी पता चल जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई यूरिन का एनालिसिस यहाँ पे पैथोलॉजी में किया जाता है। लेकिन अभी जो बोवाइन यूरिन है ना, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें काम करने की ज़रूरत है, मतलब कि अभी यहाँ पे सही से इसके ऊपर काम किया नहीं गया है। ठीक है, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो काऊ के डंग्स होते हैं उसमें यहाँ पे फर्टिलाइज़र जैसी चीज़ें होती हैं, तो ये क्या सही है क्या नहीं, अभी तक साइंटिफिकली देखिए इसके ऊपर काम हुआ नहीं है, होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, हालांकि यूरिन के ऊपर 2022 में पहले भी स्टडीज़ की गई थी और उस वक्त हमें यह पता चला कि इसके अंदर 14 ऐसे यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि यहाँ पे एक नाम बताया गया है एस्ट्रोक्लियस कोलाई। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ई कोलाई के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्स में होते हैं। ठीक है, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्स में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया है ये जन्म लेता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये आपके खाने को एक्चुअली अगर देखा जाए तो नीचे में डाइजेस्ट करने का काम ये करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये देता है, तो कुछ चीज़ों अगर मान लीजिए ये सडन गलन पैदा करने का ये बैक्टीरिया काम करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जो बाथरूम्स और जो पार्टीज़ होती हैं उनको यहाँ पे बनाने में। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए यहाँ पे रिसर्च के हिसाब से पता चलता है कि अगर कोई
काऊ के यूरिन से इन्फेक्ट हो जाता है, अगर उसको काऊ के बैक्टीरिया के से उसको इफ़ेक्ट होता है तो आगे आने वाले टाइम में लाइफ थ्रेटनिंग जैसे सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, और मे भी हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोग ऐसे भी मानते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप अगर बहुत दिन से बीमार हैं या फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप गाय का जो यूरिन है उसका सेवन करने से आप यहाँ पे फिट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मानना है। देखिए वही चीज़ें यहाँ पे लिखी भी गई है। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी भी गई है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इज द गुलियान बैरे सिंड्रोम्स लाइफ थ्रेटनिंग। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस देखने को मिला पुणे में, उसकी वजह से एक की डेथ भी हो गई है, और ये उसी की वजह से आपको ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ एक टाइप का आउटब्रेक बनता हुआ देखने को मिल रहा है इस सिंड्रोम की वजह से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अपनी एक टीम भेजी है सिचुएशन को असेस करने के लिए। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप अ रैपिड रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने भी यहाँ पे रैपिड रिस्पॉन्स टीम यहाँ पे फॉर्म किया है, ताकि यहाँ पे जो इन्फेक्शन का सडन राइज है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। और टोटल ऑफ 47 मैन 26 वुमेन हैव बीन इन्फेक्टेड सो फार। अब तक यहाँ पे देखेंगे कि इतने यहाँ पे इन्फेक्टेड हैं, और 14 लोग यहाँ पे वेंटिलेटर सपोर्ट पे जी रहे हैं। दीज आर द केसेस एज ऑफ 25 जनवरी 2025। तो ये जो केसेस हैं ये 25 जनवरी तक के हैं, ये रिकॉर्ड हमारे पास। ना व्हाट इज़ गुलियान बैरे सिंड्रोम? ये एक टाइप का ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें एक पर्सन का इम्यून सिस्टम अटैक करता है उसके पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर, विच लेड टू वीकनेसेस। ठीक है, जो आपका मसल्स वीक हो जाएगा बाद में जाके, एंड लेटर बिकेम लेटर एनीवन बिकेम पैरालिसिस। ठीक है, मतलब कि बाद में जाके उस इंसान को क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, पीपल एट एनी स्टेज कैन बी अफेक्टेड, मतलब किसी भी स्टेज के पीपल यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। अडल्ट और मेल यहाँ पे इसमें मोर कॉमन है। अब तक के अगर आप इसके एस्टिमेट देखें, कंडीशन देखें, तो 1 लाख के ऊपर ये 1.5 है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। नाउ वाइल द कॉज ऑफ GBV आर स्टिल नॉट फुली अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे इस सिंड्रोम का जो कॉज है अभी तक यहाँ पे अंडरस्टूड नहीं किया गया है। हालांकि इन मोस्ट केसेस इस आकर आफ्टर अ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखें तो ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द GPS यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बताया गया है क्या, दैट इज इन्फेक्शन विथ बैक्टीरिया, जिसका नाम है कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी। ठीक है, कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी विच कॉज गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ठीक है, जैसे कि सिम्टम्स इसमें होगा नॉसेस, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी सिम्टम्स। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो डिजीज़ है वो आपको घेर लेगा। ओके, ये इसका इफेक्ट अगर आप देखें डिजीज़ के ऊपर कैसे पड़ता है, कुछ सबसे पहले शुरुआती में सिम्टम्स होंगे, आपके जो एंकल्स है उसमें दर्द होगा, फिंगर्स में पेन होंगे, बैक पेन्स होंगे। ठीक है, लेग्स में पेन होंगे, आप सही से नहीं चल पाएंगे। ठीक है, बाद में आपको और भी दिक्कत होने लगेगी, और सबसे लास्ट में आपको पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम जैसी हो सकती है कुछ लोगों के बीच में। ओके, तो ये धीरे धीरे ये लोगों के अंदर फैलता है, और ये धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे ग्रसित करता है। हालांकि इसका अभी तक कोई नॉन क्योर नहीं है, मतलब कि इसका अब तक कोई इलाज नहीं है। हालांकि कुछ यहाँ पे जो इलाजों में हमने देखा है कि प्लाज्मा एक्सचेंज जैसी चीज़ें और यहाँ पे इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी जैसी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं, जिससे यहाँ पे लोगों को बहुत राहत मिली है। ओके, होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और WHO ने इसको लाइफ थ्रेटनिंग यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, JPC रिजेक्ट्स ऑल अमेंडमेंट्स टू वॉफ बिल मेड बाय ऑपोजिशंस। ठीक है, JPC ने यहाँ पे लगभग सारे जो अमेंडमेंट्स थे जो कि ऑपोजिशंस द्वारा यहाँ पे लाए गए थे उसको रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 32 अमेंडमेंट्स को यहाँ पे पैनल ने एक्सेप्ट किया है। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, की चेंजेस में यहाँ पे एक हाईलाइट आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं जल्द से जल्द पढ़ देता हूँ। पहले यहाँ पे 2 मेंबर्स थे, लेकिन अब यहाँ पे 4 मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग वॉफ बाय यूजर प्रॉपर्टीज विल रिमेन सो एक्सेप्ट व्हेन दे आर इन डिस्प्यूट और आर इन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। ठीक है, तो वॉफ जो है उसके नाम पे होगा वो प्रॉपर्टीज़ जब तक जहाँ पे डिस्प्यूट या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ कुछ इस टाइप की जैसी चीज़ें नहीं होती है। वॉफ बाय यूजर रेफर्स टू प्रॉपर्टी दैट मे और मे नॉट हैव रिकॉर्ड प्रूविंग दैट इट्स अ वॉफ बट इट इज़ बीइंग यूज फॉर द रिलीजियस पर्पस। मतलब कि वो ज़रूरी नहीं है
कि वो वॉफ का ही है, लेकिन वो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है एज अ रिलीजियस पर्पस के बेस पे। हाउएवर द अमेंडमेंट्स मेक इट क्लियर दैट सच एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर द न्यू लॉ कम इनटू फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमेंडमेंट्स की यहाँ पे ये चीज़ें दर्शाता है कि ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ है जिसके हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाने चाहिए जब तक यहाँ पे नए लॉ नहीं फोर्स में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। मूविंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज कलेक्टर नो लॉन्गर अलाउड टू कंडक्ट एनी इंक्वायरी इनटू डिस्प्यूट ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो कलेक्टर्स होंगे उनको यहाँ पे अब कोई परमिशन नहीं है कि इंक्वायरी कमीशन वो बैठा सके वक्फ प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स के ऊपर। इंस्टेड स्टेट गवर्नमेंट अलाउड टू डिजिग्नेट एन ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कलेक्टर्स। ठीक है, मतलब कि अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा विच इज़ अबव द रैंक ऑफ कलेक्टर। डेडलाइन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज एक्सटेंड फ्रॉम 6 months एज लेट डाउन बाय द प्रपोज बिल। ठीक है, तो जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पे टाइम था उसको यहाँ पे बढ़ा के 6 महीने कर दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। While the bill state that only a person practicing Islam for at least 5 years may declare वक्फ, मतलब कि एक जब पर्सन यहाँ पे जो 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है उसी को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है इस चीज़ को वक्फ। एंड अमेंडमेंट्स ऐड that such a person should be showing or demonstrating that he or she is practicing the religion for the 5 year, मतलब कि उस इंसान को यहाँ पे प्रूव करना होगा कि वो उस धर्म को यहाँ पे लगभग 5 साल से फॉलो कर रहा है। होप आप लोग ये सारे जो चेंजेस हैं वो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडोनेशिया नेवल डेलीगेशन विजिट ब्रह्मोस ऑफिस इन दिल्ली, अप्रेसिस्ट ऑफ वेपन सिस्टम। ठीक है, मतलब कि वेपन सिस्टम को इन्होंने अप्रेज किया है। जो इंडोनेशिया के जो नेवल डेलीगेशंस यहाँ पे आई थी उन्होंने ब्रह्मोस हेडक्वार्टर ब्रह्मोस ऑफिस को विजिट किया जो कि दिल्ली में है। ओके, और उन्होंने जो वेपन सिस्टम है उस चीज़ को यहाँ पे उसकी तारीफ की है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेंट्रल टीम इन पुणे एज मैंडाइज ऑफ सस्पेक्टेड गुलियान बैरस सिंड्रोम्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे केसेस देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे टीम भेजे गए हैं कुछ एक्सपर्ट्स, इसमें लगभग 7 एक्सपर्ट्स हैं कमिटी इसके। ओके, और वो कौन कौन सी कमिटी है, NCDC कमेटी है, दैट इज़ आपके नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल दिल्ली के, निमहांस बेंगलुरु। ओके, और रीजनल ऑफिस ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इनके एक्सपर्ट्स यहाँ पे गए हुए हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, स्टेट ने अपनी खुद की यहाँ पे रैपिड रिस्पॉन्स टीम को फॉर्म किया है अफेक्टेड एरियाज़ को सर्व करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, 23 ब्लड सैंपल्स और 73 स्टूल सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। जितने भी ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं दे आर टेस्टेड नेगेटिव फॉर जीका, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी डिजीज़ के लिए वो नेगेटिव है, बट 12 स्टूल सैंपल्स में यहाँ पे नोरो वायरस पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, तो अब तक यहाँ पे ये टेस्टेस हुए हैं, और भी जो टेस्टेस होंगे वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, बाद में हम लोग जो भी न्यूज़ है उसको कंक्लूड करके डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स प्लान टू रिबिल्ड वॉस्ट अवे तीस्ता डैम इन सिक्किम। ठीक है, तो देखिए सिक्किम में जो तीस्ता डैम बनाया गया था जो कि यहाँ पे बाढ़ की वजह से टूट गया, बाढ़ की वजह से या फिर बोले कि गेट टाइम पे नहीं खुलने की वजह से टूट गया। ठीक है, जिससे गेट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ा, उनकी वॉल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ा। ठीक है, और उसकी वजह से ये जो डैम था वो टूट गया था। एक्सपर्ट पैनल ने वापस से इस डैम को बनाने की बात की है। ओके, जो कि यहाँ पे अगेन मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो स्टेट का बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। ओके, बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट था ये, और डैम टूटने की वजह से लगभग यहाँ पे 100 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। ओके, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया और वापस से ये वो बोल रहे हैं कि इस डैम को वापस से बनानी चाहिए। ओके, अगेन एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश की बात की गई है, ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। मूविंग टू द वर्ल्ड सेक्शन, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। और सॉरी आज वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और कल से आप लोगों को वीडियो टाइम पे मिल जाएगा, 8 बजे करीब आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।